गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस करंट अफेयर के लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर एंड दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे। इतने कुछ टॉपिक्स के ऊपर आज हमें करनी है बातें। देखिए, सबसे पहले अपने बात करेंगे ऑन द नोबेल प्राइज, जहां पे मेडिसिन और पीस दोनों के ऊपर बातें करनी है। Then after international stabilization force for Gaza, recently यूएसए ने वहां पे एक ऑफर की है कि गाजा के अंदर एक स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां पे अपने लगा सकते हैं ताकि वहां पे एक शांति सी वहां पे आ सके बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट विच इज जस्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग, तो नीति आयोग ने ये वाला रिपोर्ट भी वहां पे रिलीज कर दिया है। द टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व TOTR प्रोजेक्ट एंड लास्ट यूनेस्को के जो नए चीफ अभी रिसेंटली वहां पे बने हैं, तो उनके ऊपर कुछ वहां पे करेंगे बातें। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे, इसके ऊपर आज करनी है हमको बातें। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट नोबेल मेडिसिन प्राइज। तो देखिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि बस ये प्राइज किसको मिली है इस बार। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन वॉज अवॉर्डेड टू मैरी ई ब्रुनको, फेडरिक जे राम्सडेल एंड शिमोन साकागुची। तीन लोगों को इस बार मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज दी गई है। मैरी ई ब्रुनको, फेडरिक जे राम्सडेल एंड शिमोन साकागुची। किसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिली है? फॉर देयर डिस्कवरीज ऑन पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के ऊपर इन्हें वहां पे नोबेल प्राइज इस बार वहां पे अनायत की गई है। एग्जैक्टली क्या है ये नोबेल मेडिसिन प्राइज? द वर्ल्ड्स टॉप बायोमेडिकल अवार्ड इस यहाँ पे बोल सकते हैं, विच इज कन्फर्म्ड बाय द नोबेल असेंबली। और देखा जाए तो वहां पे कितनी वहां पे प्राइज मनी होती है, दैट इज अबाउट 11 मिलियन ऐसी के एंड अ गोल्ड मेडल। और किन्हें इस बार मिला है? तो जैसे कि नाम हमको पता ही है, तो वो लोग कहां से बिलोंग करते हैं तो उसको भी यहाँ पे लिखा गया है। सिमोन साकागुची जो है तो वो है बेसिकली जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी से। मैरी ब्रुनको जो है वो है यूएस की इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स बायोलॉजी से। एंड फेडरिक जे राम्सडेल जो है वो सोनोमा बायोथेराप्यूटिक्स, कहां से? फ्रॉम यूएसए। और उनका मेन काम क्या है? देयर वर्क दैट इज रेगुलेटरी टी सेल्स, दैट इज ट्रैक्स एंड पेरिफेरल टॉलरेंस. So that is all about Nobel Prize on Medicines. And the most important इस बार की Nobel Prize for Peace, शांति पुरस्कार, तो ये किसके नाम वहां पे हुआ है? तो we all know the name. इस बार नोबेल पीस प्राइज किसको वहां पे मिलने वाला है? इज अवॉर्डेड टू मारिया कोरिना, जो कहां से है? वो एक वेनेजुएलन है, दैट इज वेनेजुएला से है। वहां की ऑपोजिशन लीडर है जो लगभग पिछले 10 साल से डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए, सिविल लिबर्टीज और साथ में पीसफुल पॉलिटिकल ट्रांजिशन को वहां पे रिस्टोर करने के लिए काम कर रही है वेनेजुएला के अंदर। और देखा जाए तो अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो जैसे कि हमारी बात आगे भी हुई, नोबेल प्राइज जो है वो बेसिकली किसकी विल में से बना है? फ्रॉम द विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। और 1901 के अंदर इसकी हुई वहां पे शुरुआत। जो इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पे अवार्ड्स देते हैं और कौन से जोन के अंदर या फिर कौन से टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे अवार्ड्स दिए जाते हैं। सो इट इज फॉर पीस, ह्यूमन राइट्स एज वेल एज डेमोक्रेसी, उसके रिगार्डिंग उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन वहां पे दिया है तो उन्हें यहाँ पे ये वाले अवार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं। एंड दिस इट इज अवॉर्डेड एन्युअली बाय द नॉर्वेजन नोबेल कमिटी इन ओस्लो। 2025 के जो विनर है उनके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, दैट इज मरिया कोरिना, जो वेनेजुएला की एक लीडर है डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन की। वहां पे एक मूवमेंट उन्होंने वहां पे चलाई और उनके लिए वहां पे नॉर्मली एक वर्ड चलता है, दैट इज आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला। शी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर एग्जेम्प्लीफाइंग सिविलियन करेज एंड कमिटमेंट टू द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन द फेस ऑफ रिप्रेशन। उनका मेन वर्क क्या है? तो एक तो चैंपियन ऑफ द डेमोक्रेसी, लगभग पिछले 2 दशकों से, मतलब कि 20 साल से वो एक पीसफुल मूवमेंट वहां पे जो है उसको लीड कर रही है, जो फ्री इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ और सिविल राइट्स को
वेनेजुएला में रीएस्टैब्लिश करने पे फोकस करता है। साथ में उन्होंने वहां पे सुमेट को भी वहां पे किया है फाउंड 2002 के अंदर, जो एक इलेक्टोरल वॉचडॉग है, जो इस बात के ऊपर फोकस कर रहा है कि जो भी इलेक्शन वहां पे होते हैं दे शुड बी ट्रांसपेरेंट। इलेक्शन वहां पे ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और वहां पे सिविक पार्टिसिपेशन वगैरह होना चाहिए। बैलेट जो है बुलेट से भी ज्यादा पावरफुल है, इस बात को वो वहां पे प्रूव कर रहे हैं। दैट इज प्रमोटेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म through constitutional as well as electoral means, rejecting the violent resistance against dictatorship। डिक्टेटरशिप के खिलाफ वहां पे पूरी की पूरी उनकी एक मूवमेंट, एंड शी इज द वॉइस ऑफ सिविल रेजिस्टेंस। तो 2024 से बोल सकते हैं कि वहां पे इसके इलेक्शन के टाइम पे उनको वहां पे ऑपोजिशन का वहां पे स्टेटस भी मिला, जो देश के लोगों के वोट काउंट्स और एविडेंस ऑफ द फ्रॉड्स उन सबको वहां पे दिखाने में वहां पे क्लियर हो रही है। साथ में एक सोशल रिफॉर्मर भी है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन को वहां पे अपलिफ्ट करने में लगे हुए हैं, उनको वहां पे एजुकेशन वगैरह देने में यहाँ पे लगे हुए हैं। सो ओवरऑल वी कैन से कि भाई इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल वहां पे इनके द्वारा चलाई गई है ताकि डेमोक्रेसी को वापस ला सके और पूरी दुनिया के अंदर फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स एंड इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जो लेटिन अमेरिका में वहां पे एस्टैब्लिश करनी है, उसके लिए पूरी दुनिया का सपोर्ट इन लोगों ने वहां पे हासिल किया, वहां पे किया हुआ है। सो दैट इज ऑल अबाउट द कंट्रीब्यूशन एज द सोशल रिफॉर्मर, प्लस वी कैन ऑल्सो से दैट पॉलिटिकल रिफॉर्मर, क्योंकि उनका मेन फोकस ये भी है कि डेमोक्रेसी जो है वो एस्टैब्लिश होनी चाहिए, लोगों के राइट्स वहां पे प्रोटेक्ट होने चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होना ही चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट मारिया कोरिना, तो जिन्हें वहां पे इस बार नोबेल पीस प्राइज वहां पे अवार्ड किया गया है। और नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं कि पीडी गुरुकुल की तीनों ब्रांच पे, दैट इज गांधीनगर, अहमदाबाद एंड वडोदरा, तीनों ब्रांचेस पे नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत। यस, नई बैचेस की शुरुआत होने वाली है दिवाली के बाद। तो इसीलिए अभी यहाँ पे दिवाली ऑफर्स यहाँ पे ओपन है, जहां पे आपको 3 फ्री डेमो सेशंस वहां पे मिल जाएंगे, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस लेवल पे किस तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाती है। साथ साथ अप टू 50% स्कॉलरशिप एज अ दिवाली ऑफर। तो आपको एडमिशन के ऊपर 50% तक की वहां पे स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो अगर अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने एक फॉर्म को वहां पे रखा हुआ है, यू कैन फिल अप दैट फॉर्म, और एल्स यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, और वहां पे कांटेक्ट करके आप हमारे स्टाफ के साथ बात कर सकते हैं। एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन्स वगैरह अगर आपको होते हैं तो उन सबको आपको यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि भैया कौन से लेवल पे यहाँ पे प्रिपरेशन होती है, कैसी डायरेक्शन में प्रिपरेशन होती है, 1-to-1 मेंटरशिप हम यहाँ से कैसे प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा वहां पे बूस्ट करते हैं। तो एटलीस्ट एक बार वहां पे आपको डेमो लेक्चर जरूर अटेंड करना चाहिए। इट इज ऑलवेज लाइक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सो अटेंड द डेमो लेक्चर्स and give a new direction to your preparation, to your career, to your dreams, and you will definitely find कि भैया क्यों पीडी गुरुकुल को सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट बोला गया है गुजरात के अंदर फॉर स्पेसिफिकली सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन। We only focus on UPSC and GPSC class 1-2, not the lower level exam. सो यहाँ पे जो भी मटेरियल्स यहाँ से जो भी प्रोवाइड होते हैं, जो प्रिपरेशन यहाँ से करवाई जाती है, जो क्लास नोट्स यहाँ से बनती है, वो सारी की सारी आप मान सकते हैं कि आपको एक सुपर क्लास 1 ऑफिसर बनाने के लिए वहां पे बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी, और आपको एक प्रॉपर वहां पे गाइडेंस मिल सकता है कि किस तरीके से एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। सी एग्जाम इज नॉट दैट मच टफ, बट डेफिनेटली अगर वहां पे ध्यान से अगर आपने प्रिपरेशन को आगे नहीं बढ़ाया तो डेफिनेटली वहां पे टफ लगेगा। बट अगर आपकी प्रिपरेशन के अंदर एक प्रॉपर डायरेक्शन है, एक प्रॉपर गाइडेंस है, आपको हर स्टेप पे पता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, तो फिर एक प्रिपरेशन अलग लेवल पे जा सकती है। राइट, कौन सी बुक्स किस तरीके से वहां पे पढ़ी जाती है, कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, मेंस में आपको क्या लिखना है, प्रीलिम्स में क्या लिखना है, तो प्रीलिम्स को कैसे डील करेंगे, मेंस के अंदर कैसे आंसर राइटिंग करेंगे, वो सारा का सारा नॉलेज जो है वो आपको यहाँ से मिल सकता है। साथ साथ में एक चीज और भी आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लेक्चर चल रहा है इसकी पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में है, दैट इज गुजराती एज वेल एज इंग्लिश।
So for all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium as well, you can also download the PDF from our Telegram group channel, which is also mentioned in the description box. So you can go there, you can join the channel and you can download the PDF, जो कि आपके डेली करंट अफेयर के बूस्टर्स को वहां पे और ज्यादा बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करता है. चलिए, उसके बाद एक टॉपिक है इंटरनेशनल स्टेबिलाईजेशन फोर्स फॉर गाजा. The International Stabilization Force for Gaza, that is ISF, International Stabilization Force, और डोनाल्ड ट्रम्प के 20 पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का वहां पे हिस्सा है टू एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट. गाजा कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इसको वहां पे सजेस्ट किया हुआ है कि हम इसका वहां पे यूज कर सकते हैं. अब पहले तो जानते हैं कि इंटरनेशनल स्टेबिलाईजेशन फोर्स वगैरह है क्या. एक प्रपोज्ड मल्टीनेशनल सिक्योरिटी फोर्स है जिसका मेन फोकस किसके ऊपर होगा कि भैया एक तो हमें स्टेबिलिटी लानी है और साथ में हमें सिक्योरिटी ट्रांजिशन को भी वहां पे देखना है. कहां पे, तो बोले गाजा के अंदर. इन शॉर्ट, एक मल्टीनेशनल सिक्योरिटी फोर्स वहां पे इंपोज की जाएगी ताकि वहां पे एक स्टेबिलिटी ला सके, क्योंकि रिसेंटली वी ऑल नो कि बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वहां की हालत इतनी अच्छी है नहीं, और इसीलिए वहां पे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे वहां पे प्रपोज किया हुआ है. इट विल फंक्शन एज अ टेम्पररी इंटरनल सिक्योरिटी कंपोनेंट. ये टेम्पररी होगा, नॉट द परमानेंट, ऑफ अ टेक्नोक्रेटिक एंड अपॉलिटिकल पैलेस्टाइन ट्रांजिशनल कमिटी अंडर यूएस ओवरसाइट, जो यूएस के अंडर में वहां पे काम करेगा. एक कंट्रोल्ड मैनर में उसको वहां पे इंपोज किया जाएगा एंड इट विल बी कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ बोर्ड ऑफ पीस which is chaired by US president. इन शॉर्ट यूएस प्रेसिडेंट के डायरेक्ट अंडर में ये वहां पे रहेगा. इनका मेन एम क्या है, दैट इज टू डीमिलिटराइज गाजा. गाजा को वहां पे डीमिलिटराइज करना है, प्रिवेंट द री इमर्जेंस ऑफ हमास और आर्म्ड मिलिटियाज. तो वहां पे एक चीज को भी वहां पे अश्योर करना है कि जो लास्ट में वहां पे हुआ था, जैसी कंडीशंस वहां पे हुई थी, तो वो सब यहाँ पे वापस होनी नहीं चाहिए. साथ साथ टू अनेबल फेज्ड इजरायली मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम डेजिग्नेटेड टेरर फ्री एरियाज ऑफ गाजा. फंक्शन कैसे करेंगे, एक तो सिक्योरिटी ओवरसाइट वहां पे रहेगी. इट विल मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द एरियाज वैकेटेड बाय द इजरायली डिफेंस फोर्स. डिसआर्ममेंट वहां पे चलेगा. ओवरसीज द कॉन्फिस्केशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास वेपनरी एंड ब्लॉक द आर्म्स स्ट्रगलिंग रूट्स. इन शॉर्ट, हर तरीके से वहां पे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को बंद करने की यहाँ पे कोशिश चलेगी, और जो भी लोकल फोर्स वहां पे उनको वहां पे ट्रेनिंग वगैरह देने की वहां पे करेंगे शुरुआत. साथ में वहां पे चलेगा पूरा मॉनिटरिंग कि भैया किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग चीजों को वापस रीएस्टैब्लिश किया जा सकता है, किस तरीके से वहां पे डीमिलिटराइजेशन हो सकता है और उनका विड्रॉल हो सकता है. और साथ में कोऑर्डिनेशन रोल वहां पे रहेगा बाय ये रोल वहां पे कौन अदा करेगा, तो इट वर्क अंडर अ बोर्ड ऑफ पीस विच इज चेयर्ड बाय ट्रम्प इन्वॉल्विंग अरब एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स बट नॉट अंडर यूएन मैंडेट्स. वो यूएन के अंडर में नहीं है, वो ट्रम्प के अंडर में है जहां पे बोर्ड ऑफ पीस बना हुआ है. सो ऐसा एक वहां पे एक सजेशन दिया गया है कि भैया ऐसी कोई इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स टाइप की यहाँ पे कुछ स्टेबिलाईज करने के लिए उसकी एक फोर्स को यहाँ पे लगा सकते हैं गाजा के अंदर. And then after there is a report which is known as Trade Watch Quarterly Report. और कौन करता है इस रिपोर्ट को वहां पे डिक्लेयर, तो ध्यान रखना है नीति आयोग ने रिसेंटली वहां पे ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट को वहां पे किया है डिक्लेयर इन न्यू दिल्ली. एग्जैक्टली क्या है ये ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट? देखिए, नाम पे से उसका मीनिंग है कि जो भी ट्रेड के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको क्लियर करने वाला एक रिपोर्ट यहाँ पे है. A flagship analytical publication by Niti Aayog that tracks India's quarterly trade performance. जो ट्रेड परफॉर्मेंस को वहां पे ट्रैक करता है, जो मर्केंडाइज दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर वहां पे फोकस करेगा. इसका मेन एम क्या है, दैट इज टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड इनसाइट्स. एक एविडेंस के आधार पे पूरे इनसाइट्स को वहां पे प्रोवाइड करना है. किसके ऊपर, ऑन ट्रेड पैटर्न्स, साथ में एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस and sectoral challenges, or on the basis of that
इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग बेस, हमारी एक्सपोर्ट्स, उन सब और ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारा कंट्रीब्यूशन, उन सबको बढ़ाने के लिए, उन सबको और स्ट्रेंथन करने के लिए वहां पे जो पॉलिसीज वगैरह बनेगी उसको भी एक गाइडेंस वहां पे प्रोवाइड होता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एनालिसिस बोल सकते हैं, जो गुड्स सर्विसेज उन सब के ऊपर वहां पे फोकस करता है। एक डेटा ड्रिवन इंसाइट्स यहां पे दिया जाएगा। डेटा ड्रिवन का मतलब वहां पे रीजन वाइज और प्रोडक्ट वाइज पूरे ब्रेकडाउन वहां पे बताएंगे, ताकि पॉलिसी प्लानिंग करने के टाइम पे या फिर ट्रेड नेगोशिएशंस को वहां पे बताने के टाइम पे आपको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो। रिसेंट के ट्रेड ट्रेंड क्या है, तो उसके बारे में भी कुछ बोला है कि भैया टोटल ट्रेड जो है इन द फाइनेंशियल ईयर 25 $1.73 ट्रिलियन का वहां पे चला, और एक्सपोर्ट जो है वो 823 बिलियन की वहां पे रही, इंपोर्ट जो है वो 908 बिलियन की वहां पे रही। सो वी कैन सी कि ये इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट उसके कंपेयर में थोड़ी सी कम है। सर्विस एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसने वहां पे $387.5 बिलियन का एक नया अचीवमेंट वहां पे प्राप्त किया है, जहां पे मेजर सर्विसेज की अगर हम बात करें तो आईटी, एविएशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई है। रीजंस के हिसाब से बात करें तो अगर हमारे एक्सपोर्ट की बात की जाए तो सिर्फ 25% एक्सपोर्ट एक ही जगह पे है, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। तो वहां पे बहुत बढ़िया हमारी एक्सपोर्ट चल रही है। यूरोपियन यूनियन है, जीसीसी है, आसियन है, वहां पे एक स्लोअर ग्रोथ मिला है। और इंपोर्ट्स के अंदर अगर हम बात करें तो यूएई, देखिए सबसे पहले नंबर पे तो चाइना ही वहां पे आता है, लेकिन सेकंड नंबर पे वहां पे रशिया को ओवरटूक करके यूएई आ चुका है, द सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर, mainly due to the gold inflows. Imports from China surged on higher demand for electronics and machinery. चाइना के ऊपर हमारी इंपोर्ट जो है वहां से वो पहले से ज्यादा है, वो यहाँ पे भी ज्यादा है. So China is the first and now UAE is the second one. So that is all about this report which is declared by नीति आयोग, जो हमें ट्रेड के वहां पे कुछ ट्रेंड्स वगैरह वहां पे डिक्लेयर करती है. तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो रिपोर्ट है वो कौन डिक्लेयर कर रहा है, दैट इज डन बाय नीति आयोग. साथ में एक नई गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट, द टाइगर्स आउटसाइड द टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगर रिजर्व के बाहर भी जो टाइगर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए वहां पे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह की बात है. सो ड्यूरिंग वाइल्ड लाइफ वीक 2025 सेलिब्रेशन एट द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, एनवायरमेंट मिनिस्टर उन्होंने वहां पे 5 मेजर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स और 4 वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स को वहां पे इश्यू किया है या फिर लॉन्च किया है. और वहीं पे आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स प्रोजेक्ट. ये बेसिकली क्या है, एक नेशन वाइड, नेशन लेवल का एक इनिशिएटिव यहाँ पे है बाय MOFCC, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अलोंग विथ NTCA, जो उसकी इंप्लीमेंटेशन की एजेंसी रहेगी, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. प्रोजेक्ट जो है वो 2025 से लेके 2028 तक वहां पे रहेगा, जहां पे 88.7 करोड़ रुपीस का पूरा एक फंड बनाया गया है, जो NTCA ही वहां पे पूरा उसको इंप्लीमेंटेशन वहां पे देखेगी. इसका मेन एम क्या है कि भैया टाइगर ह्यूमन के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसे वहां पे थोड़े से रिड्यूस करने हैं, ताकि दोनों के बीच में एक सेफ को एग्जिस्टेंस वहां पे बना रहे, मतलब दोनों एक साथ रह सकते हैं, ऐसा एनवायरमेंट वहां पे रेडी किया जा सके, राइट. And to protect the tigers that move beyond the reserve boundaries due to habitat fragmentation, growing population and shrinking corridors. तो जो भी ऐसे टाइगर्स है जो रिजर्व से बाहर चले जाते हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट यहां पे करने की बात है. साथ में लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन अप्रोच यहां पे रखने की बात है. और उसके मेन की फीचर्स क्या है, अगर हम जियोग्राफिकल कवरेज की बात करें तो वो 80 फॉरेस्ट डिविजन्स in 17 टाइगर रेंज स्टेट्स इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, आसाम, केरला, तमिलनाडु, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, इन सबको वहां पे कवर अप करेगा. इनका मेन फोकस कहां पे रहेगा, एक तो बफर एरियाज के ऊपर और दूसरा कॉरिडोर एरियाज के ऊपर. और साथ में वहां पे एक तो साइंटिफिक मॉनिटरिंग चलेगी, टेक्नोलॉजी का वहां पे यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम का यूज करेंगे, जीपीएस ट्रैकिंग का वहां पे यूज किया जाएगा, डेटा एनालिटिक्स का यूज किया जाएगा. और मेन पॉइंट ये भी है कि भैया कम्युनिटी और यूथ का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे करने की बातें हैं. एंड वाघ मित्र, दैट इज टाइगर फ्रेंड्स, उसे वहां पे लॉन्च करने की बात है.
to outreach the programs and jungle camps for students to promote coexistence. तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पे है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैंने आगे भी बताया इसकी नोडल एजेंसी जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान रखेगी वो कौन सी रहेगी, तो इट इज NTCA जो प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान रखेगी। साथ में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स एंड स्टेट कैंपा अथॉरिटीज जो फंड्स और उनके एग्जीक्यूशन को वहां पे मैनेज करेगी। इसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट्स कौन से, तो दूसरा एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट डॉल्फिन फेज 2 जो बेसिकली किसके ऊपर फोकस करता है, तो बोले रिवर एंड मराइन कैटासीन्स के ऊपर वहां पे फोकस है, जहां पे गंगेटिक डॉल्फिन और इंडस डॉल्फिन दोनों पे फोकस करने की बात। तीसरा एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, तो स्लॉथ बेयर के ऊपर भी वहां पे एक प्रोजेक्ट, और देखा जाए तो इस तरीके का सबसे पहला वाला ये प्रोजेक्ट है। और उसके बाद दूसरा एक है प्रोजेक्ट घड़ियाल जो क्रोकोडाइल्स है उसके ऊपर वहां पे फोकस करने वाला, और जब भी उनकी बात आती है तो वहां पे चंबल और गंडक दोनों रिवर के ऊपर वहां पे फोकस किया जाएगा, दैट इज प्रोजेक्ट घड़ियाल। साथ में वहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात है फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जिसकी लोकेशन कल कौन सी होगी, तो वो सलीम अली सेंटर पे वहां पे होगा फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, जिसे शॉर्ट में साकोन बोला जाता है। So that is all about this topic, that is all about this project which is recently launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And now the last topic of today's lecture, that is about UNESCO के अपने नए चीफ। मेन तो बस नाम पता होना चाहिए, बाकी नो डाउट यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है, बट द मेन थिंग इज द नेम। भैया यूनेस्को के नए वहां पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड वहां पे इलेक्ट हुआ, और उनके जो चीफ वहां पे कौन बने हैं, डायरेक्टर जनरल खलीद अल एनानी, और कहां से है, फ्रॉम इजिप्ट। इनका टर्म पीरियड कितना चलेगा, 4 साल का वहां पे रहेगा। और जिन्होंने किसको वहां पे रिप्लेस किया, तो बोले फ्रांस के ऑड्रे एजोले को वहां पे रिप्लेस करके आज खलीद एल एनानी वहां पे बने हुए हैं। सो बेसिकली इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। एक बोल सकते हैं कि एक टॉप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है जो यूनेस्को के जितने भी डिसीजंस वगैरह है जो जनरल कॉन्फ्रेंस या फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं उन सबको इंप्लीमेंटेशन वहां पे करवाते हैं, और बाकी सब उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है कि भैया वो कितने साल के लिए वहां पे आते हैं। तो नॉर्मल इनका टर्म पीरियड कितना चलता है, तो बोले 4 साल। और क्या वो रिन्यूएबल है, तो बोले यस, लेकिन सिर्फ एक बार, तो रिन्यूएबल वंस, उससे ज्यादा बार वो वापस वहां पे आ नहीं सकते। प्रोसेस उसकी इलेक्शन की प्रोसेस की यहाँ पे बात है, दैट कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड बाय द मेंबर स्टेट्स एंड इवैल्यूएटेड बाय 58 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड। मेंबर स्टेट को बोला गया है, मेंबर स्टेट्स को, कि भाई आप कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करें, जो भी नॉमिनेशंस उनके पास आते हैं वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो उन्हें वहां पे इवैल्यूएट वहां पे करता है, और वहां पे सीक्रेट बैलेट पेपर का यूज होता है, और रिक्वायरिंग एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन नॉमिनी। मतलब टोटल मेंबर्स की 50% से ज्यादा लोगों की इच्छा वगैरह होनी चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट दिस पोस्ट। और उसके बाद उनके अप्रूवल वगैरह की बात है। जो इस बार के जो इलेक्शन में देखा जाए तो खलीद अल एनानी वहां पे जीते हैं, जिन्हें 55 वोट मिले हैं, और उनके सामने जो थे उनको सिर्फ वहां पे 2 ही वोट वहां पे मिले, एंड यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वोटिंग में से वहां पे बाहर रहा। 4 साल के लिए है, तो 2025 से लेके 2029 तक वहां पे खलीद अल एनानी वहां पे आपको मिलेंगे। So that is all about today's lecture, that is all about these topics। और ऐसे कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार अपने मिलेंगे कल के लेक्चर में, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।